नमस्कार, मैं हूं अजय। यूपी की दमदार खबरें अगले आधे घंटे में अब तक की सभी। और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। टीआरपी घोटाले में लखनऊ में भी दर्ज हुई एफआईआर। रैबिट कंपनी ने जांच के लिए सीबीआई को खत लिखा है। सबसे पहले मुंबई पुलिस ने किया था टीआरपी घोटाले का खुलासा और अब लखनऊ में भी दर्ज हुई है एफआईआर। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। रैबिट कंपनी ने यह दर्ज कराई है एफआईआर। टीआरपी में घोटाला चल रहा था, सीबीआई केस की मांग। सीबीआई जांच करे इस पूरे मामले की, यह भी मांग की गई है। टीआरपी का मतलब समझिए। टीआरपी का मतलब कि किसी भी चैनल को कितने लोग किस वक्त देख रहे हैं, उसके आधार पर तय होती है टीआरपी। जितना ज्यादा दिखेंगे उस चैनल की मांग उतनी ज्यादा होगी, उसका भाव उतना ज्यादा होगा। और इसी में घोटाला किया गया है। यह आरोप, यह एफआईआर और इसकी जांच अब सीबीआई से कराने की मांग। रैबिट कंपनी ने यह मामला दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराया है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने यह खुलासा किया था। मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या है यह पूरा मामला? रैबिट कंपनी का के एफआईआर में क्या शिकायत दर्ज कराई गई है? अच्छा, देखिए, गोल्डन रैबिट करके कंपनी है, उसके सीईओ कमल शर्मा है, लखनऊ के ही रहने वाले हैं। विज्ञापन का वो काम करते हैं, अखबारों में, टेलीविज़न में वो विज्ञापन देते हैं। उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है जो कि धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में, जिसमें 467, 68, 471, 120B, 409 अमानत में खयानती, ये सभी संज्ञेय अपराध की धारा हैं जो 7 साल से ऊपर की सजा, इसमें आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की जा सकती है। हालांकि उन्होंने किसी को आरोपी नहीं बनाया है। अज्ञात के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें एफआईआर का जो मजमून है वो कुछ इस तरह का है कि देश में बड़े पैमाने पे फर्जी टीआरपी का खेल चल रहा है। कुछ कूट रचित, मतलब फोर्ज डिवाइसेस के माध्यम से फर्जी टीआरपी बनाई जा रही है। टीआरपी में हेरफेर किया जा रहा है और विज्ञापन में लाखों करोड़ों कमाए जा रहे हैं, जिससे जनता को चूना लगाया जा रहा है और सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है, चूंकि सरकार भी विज्ञापन देती है। अब ये भी मांग की गई है उनकी ओर से कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन है किसी केंद्रीय एजेंसी से करना चाहिए, जिसके बाद ये सिफारिश की गई उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है कि इसकी विवेचना सीबीआई करे। हो सकता है आगे चल के इस पूरे मामले को सीबीआई टेक ओवर कर ले। अब सीबीआई जब विवेचना करेगी तब शायद सच्चाई सामने आ पाएगी कि क्या वाकई फोर्ज डिवाइसेस के माध्यम से टीआरपी का खेल किया जाता है, क्या टीआरपी में हेरफेर संभव है। ऐसे तमाम सवाल मुंबई में एक। जी हाँ, बिल्कुल। तो साफ तौर पे ये एक बार फिर से और एक शिकायत मुंबई के बाद अब लखनऊ में केस दर्ज, सीबीआई जांच की मांग टीआरपी घोटाले में। और पीएम मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संदेश दिया और कोरोना के मामले में लोगों को जागरूक रहने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि भले ही लॉकडाउन खत्म हो गया हो, लेकिन कोरोना वायरस अभी नहीं खत्म हुआ है। पीएम मोदी ने विदेशों से तुलना करते हुए कहा कि भारत में अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे देशों के मुकाबले में कोरोना से मृत्यु दर में काफी कम है, बहुत ज्यादा कम है। पीएम मोदी ने सभी को आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं दी और कहा कि त्योहारी सीजन में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अभी कोरोना से जीत पूरी तरह हुई नहीं है। आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है।
और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। और किसानों से धान खरीदी में लापरवाही होने पर सीधे तौर पर डीएम जिम्मेदार होंगे। सीएम योगी ने इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं और लापरवाही पर गाज भी गिरनी तय है। धान खरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में किसानों की धान की फसल खरीदने और उन्हें सरकार की ओर से घोषित समर्थन मूल्य दिलाने की जिम्मेदारी डीएम को सौंपी गई है। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी जिलों के डीएम को ये निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि किसानों के धान की समय से खरीद और पूरा समर्थन मूल्य मिले, ये जिलाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही धान खरीद में लापरवाही बरतने पर जिम्मेदार अफसर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार ने धान खरीद को लेकर अब तक का आंकड़ा जारी किया है। इस साल सरकार ने अब तक 1 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 10,000 मीट्रिक टन ही था। इस साल योगी सरकार ने अपना बनाया रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। नई धान खरीद नीति में किसानों को मिलने वाली धुलाई छटाई में 20 रुपए की छूट के साथ ही मिलों को 30 दिन के अंदर चावल तैयार करने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। धान खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, जिसे आधार कार्ड और जमीन के कागजात से जोड़ा गया है। इसके साथ ही किसानों को अब आरटीजीएस के जरिए भुगतान किया जाएगा। और सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। अब धान खरीद घोटाले में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी है। 2019 में हुए धान खरीद घोटाले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए केंद्र प्रभारियों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि संबंधित अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। उसके संबंध में हमने कार्रवाई कर दी। वहाँ की जो केंद्र प्रभारी है उन लोगों को निलंबित किया गया और वहाँ से संबंधित एडीओ एडीसी वो लोग इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो रही है, तगड़ा कार्रवाई हो रहा है। और जो कई एजेंसियों का जो जिला स्तरीय अधिकारीगण है उन पे भी कार्रवाई का पत्रावली चल रही है। दरअसल पिछले साल लखीमपुर खीरी में धान खरीद में करीब 150 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। क्रय केंद्रों के नियमों का उल्लंघन किया गया था। किसानों से धान न खरीदकर बिचौलियों के जरिए धान खरीदा गया था। 600 से ज्यादा किसानों के नाम पर बिचौलियों से धान खरीदने पर सहायक निबंधक रत्नाकर सिंह पर भी जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी ने आज 3 सभाएं की। कैमूर की रामगढ़ सीट से रैली की शुरुआत करते हुए योगी विपक्ष पर जमकर हमलावर रहे। सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए योगी ने विपक्ष पर जातिवाद के सहारे समाज को बांटने का आरोप लगाया। अरवल में महारैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि बिहार में नरसंहार और नक्सलवाद कांग्रेस की देन है। अपनी तीसरी रैली में रोहतास की जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बिहार में डबल इंजन की सरकार को फिर चुनने की अपील की। एक तरफ विकास की योजनाओं को लेकर के कार्य करने वाली सरकारें और दूसरी तरफ जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर लड़ाने वाली, व्यापक नरसंहार करने वाली। हम लोग विकास की बात करते हैं, वे लोग जाति की बात करते हैं। हम लोग देश की बात करते हैं, वे लोग परिवार की बात करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, तो वे लोग बात करते हैं कि नहीं, देश के संसाधनों पर एक मजहब विशेष का अधिकार है। ये मानसिकता देश को विघटन की ओर ले जाने की मानसिकता है। याद करिए, नीतीश जी के सत्ता में आने के पहले बिहार की स्थिति क्या थी। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। बिहार के अंदर नक्सलवाद चरम पर बोल रहा था। जिस प्रकार से जातीय संघर्ष करा करके एक परिवार स्वयं का अपने पूरी व्यवस्था पर हावी होने का प्रयास कर रहा था, ऐसे ही कांग्रेस का नेतृत्व भी पूरे देश के अंदर जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर लड़ा करके पूरे देश के अंदर केवल एक परिवार का राज चलेगा, बाकी लोग भीख मांगेंगे। इस प्रकार की स्थिति उन्होंने पैदा कर दी थी। भगवान राम के मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है के साथ यात्रा निकलने वाली है। अब भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा और भारत विश्व
विश्व गुरु के रूप में दुनिया के अंदर जो प्रतिष्ठा भारत को प्रदान की गई थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को वही प्रतिष्ठा दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मोदी जी की मजबूती के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार आनी आवश्यक है। दूसरों को डराने वाला अब खुद डरा डरा भाग रहा है। हम बात कर रहे हैं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की। डॉन को लेने पंजाब गई यूपी पुलिस को खाली हाथ इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि डॉन डर गया है। यूपी लौटना नहीं चाहता। सबको डराने वाला डर गया। योगी सरकार में मुख्तार को डर लगता है। यूपी नहीं आना चाहता डॉन। मुख्तार को अब यूपी में डर लगता है। यूपी पुलिस लौटी खाली हाथ। मुख्तार को लेने पंजाब गई थी यूपी पुलिस। पंजाब पुलिस ने मंजूरी नहीं दी। यूपी में गैंगस्टर से राजनेता बने मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल से वापस नहीं लौटना चाहता। उसे लेने गई यूपी पुलिस को पंजाब से बैरंग लौटना पड़ा। उसे प्रयागराज स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन जेल के मेडिकल बोर्ड ने अवसादग्रस्त और डायबिटीज से पीड़ित बताकर मुख्तार को 3 माह के लिए बेड रेस्ट रहने की सलाह दी है। इसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जेल प्रशासन ने मुख्तार को यूपी पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया। मुख्तार पर गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में फर्जी नाम पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने का केस चल रहा, जिसमें 21 अक्टूबर को मुख्तार को रोपड़ जेल से लाकर प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करना था। डीजीपी मुख्यालय के अधिकारियों के निर्देश पर गाजीपुर पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को लाने के लिए पंजाब गई थी, लेकिन मुख्तार को यूपी भेजने से पहले गठित पंजाब की मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार को बड़ी राहत दी। वहीं इसके बाद सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने पंजाब की कांग्रेस सरकार और जेल प्रशासन पर निशाना साधा। मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस सरकार और जेल प्रशासन एक माफिया सरगना का इस तरह बचाव करना निंदनीय है। कानून से कबड्डी खेलने वाले सुन ले, जब भी बाहर जाओगे यूपी पुलिस की गाड़ी खड़ी अवश्य पाओगे। साफ है अभी तो मुख्तार कुछ दिनों के लिए बच गया, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या पंजाब की कांग्रेस की सरकार माफिया डॉन को अपनी जेल में महफूज छिपाए रखने में मददगार हो रही है, मदद कर रही है, और डॉन अब डर के मारे यूपी लौटना नहीं चाहता है? आज इसी पर महाबहस रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ। और अयोध्या पहुंचे भोजपुरी स्टार और गोरखपुर सांसद रवि किशन ने भोजपुरी गानों में अश्लीलता को लेकर रोष प्रकट किया है। रवि किशन ने कहा है कि इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और सदन में भी सवाल उठाएंगे कि भोजपुरी फिल्मों के लिए भी सेंसर बोर्ड बनाए जाए, ताकि अश्लील गाने लिखने वाले और गाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। पीछे से भैया, पीछे से मंत्री जी को भोजपुरी के लिए एक सेंसर बोर्ड लाए, कड़ा कानून भी, और हम सदन में भी आवाज उठाएंगे। भोजपुरी पर एक सेंसर बोर्ड होगा। अब जो भी अश्लील गाने लिखेगा उन पर कानूनन, अश्लील गाने गाएगा उन पर कानूनन कार्रवाई होगी, वो भले एल्बम हो। कानपुर में बीएसपी नेता पिंटू सेंगर हत्याकांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस लगातार दोनों की तलाश में दबिश दे रही थी, लेकिन अब तक पुलिस की पकड़ में ये नहीं आए थे। पुलिस को चकमा देकर दोनों अपराधी सीएमएम कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। दोनों भाई बीएसपी नेता की हत्या के मामले में नामजद थे। बड़ी खबर कौशाम्बी से है। प्रेमिका से मिलने गए युवक को
जिंदा जलाने की कोशिश की गई। प्रेमिका की बहन ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को युवक ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग से गंभीर रूप से झुलसे युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है कौशाम्बी में। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने प्रयागराज रेफर कर दिया। कौशाम्बी के मंझनपुर का ये मामला। और हाथरस गैंग रेप मामले में सीबीआई की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसके बाद जांच की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। हाथरस गैंगरेप मामले में आरोपियों से सीबीआई की पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है। 19 साल की युवती के साथ गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों में एक नाबालिग है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब सीबीआई की टीम एक आरोपी के घर पूछताछ के लिए गई थी, जहां आरोपी की हाई स्कूल की मार्कशीट मिली, जिसके बाद सीबीआई ने घटना से जुड़े सभी सस्पेंडेड पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की। वो रखी नहीं क्यों चुप थे आप? बच्चा नाबालिग था तो क्यों? लगाड़ी करी जब मिली मैंने नहीं करी थी मैंने। चंदपा थाना इलाके के बुलगड़ी गांव में युवती के साथ दरिंदगी मामले में शुरुआत से ही पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में रही है। अब इस मामले में पुलिस की एक और लापरवाही सामने आई है। अलीगढ़ जेल में बंद 4 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग है। बावजूद इसके पुलिस ने बिना छानबीन के उसे जेल भेज दिया, जबकि कानून के मुताबिक उसे बाज उधार गृह भेजा जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, आरोपी की पहचान भी उजागर कर दी गई। गौरतलब है कि 9 दिनों से सीबीआई टीम इस मामले में तेजी से जांच में जुटी हुई है। वहीं एसआईटी भी अपनी जांच रिपोर्ट बुधवार को शासन को सौंप सकती है। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के साथ न्यूज 18 कहना चाहता है आपसे एक जरूरी बात, और वो है मास्क पहनना। लेकिन मास्क पहनने से पहले जरूरी है हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोना, और मास्क को इस तरह पहनना कि हमारे नाक और मुंह पूरी तरह से ढक जाएं। चेहरे और मास्क के बीच कोई गैप नहीं रहे। ध्यान रहे कि मास्क लगाने के बाद उसके आगे के हिस्से को बिल्कुल नहीं छूना है, और सिंगल यूज मास्क को जितना जल्दी हो सके नष्ट कर नया मास्क पहनना है। और हां, मास्क हरदम पीछे से ही पकड़कर उतारना है, उसे आगे से कतई नहीं छूना है। कुछ इस तरह। बहराइच से बड़ी खबर आ रही है। पराली जलाने वाले 18 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 5 कंबाइन मशीनों को भी प्रशासन ने जब्त कर लिया है। प्रशासन ने पराली नहीं जलाने के लिए किसानों से अपील की थी, लेकिन जब किसान नहीं मान रहे हैं तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 18 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।